एक पावरफुल और अमीर गवर्नमेंट वाली कंट्री में गरीबी बहुत शर्म की बात होती है। एक गरीब गवर्नमेंट वाली कंट्री में अमीरी बहुत शर्म की बात होती है। ये कहावत पाकिस्तान के हालात में अच्छे से फिट होती है। पाकिस्तान वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी 2/3 पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। यहाँ 99% यंग लोग को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी, बढ़ती हुई इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जैसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 39% पाकिस्तानी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसका मतलब 17 मिलियन पाकिस्तानी अपने बेसिक नीड भी पूरे नहीं कर पा रहे। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1.2 करोड़ बच्चे मजबूरन काम करते हैं। इस आर्टिकल में ये भी दिखाया गया पॉवर्टी पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा रीज़न है। जब 17 मिलियन लोग अपना बेसिक नीड नहीं पूरा कर पा रहे और चाइल्ड लेबर इतनी ज़्यादा हो कंट्री में, लोग मॉरल और रिलीजियस वैल्यू भूल जाते हैं। फिर सोसाइटी में क्राइम होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आप इस आर्टिकल में ही देख सकते हो पाकिस्तान में क्राइम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉवर्टी रूट कॉजेस के बारे में। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लाखों लोगों को अफेक्ट करती है। इसके बारे में ओपनली बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था। पाकिस्तान के पास खेती करने के लिए ज़मीन तो थी, लेकिन मेजर कैनाल इंडिया के पास थे। पाकिस्तान ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। सर्विस, मैन्युफैक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम था और रेफ्यूजीज़ की वजह से भी स्टार्टिंग में ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 1952 की कोरियन वार के बाद पाकिस्तान की ताजरों की क्लास फर्स्ट टाइम ग्रो हुई। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था इकोनॉमिक एड्स और ट्रेड पॉलिसीज़। कोरियन वार के टाइम पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन और जूट जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई करने का मौका मिला और इसी वक्त यूएस और वेस्टर्न कंट्री ने भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की, क्योंकि इस वार के दौरान पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसी वार के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सहारा मिला और बेहतर हुई। 1958 से 1968 तक जनरल अयूब खान के अंडर में पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस की। इस दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज से 3 गुना तेज़ी से ग्रो कर रही थी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में पार्टीशन के बाद पहली बार इतना डेवलपमेंट देखा गया। मैन्युफैक्चर सेक्टर 70% और एग्रीकल्चर 6% से ग्रो किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस ग्रोथ के पीछे भी कुछ चीज़ें थी। 1954 से 1964 तक यूएस ने पाकिस्तान मिलिट्री को 17 मिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड की और 3.5 बिलियन की इकोनॉमिक असिस्टेंस दी। इसके बदले यूएस ने पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस स्टेब्लिश किए और पाकिस्तान ने यूएस की फॉरेन पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस बूम इकोनॉमिक ग्रोथ का। ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज का यूज़ वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। यही इनबैलेंस और अनफेयर रिसोर्स एलोकेशन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में नफरत और नाराज़गी का रीज़न भी बना और आगे चल के 1971 में एक मेजर रीज़न बना ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने का। फिर 1970s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में है, जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और ये डिकेड पाकिस्तान के लिए बेड लक माना गया। 1970s के ग्लोबल रिसेशन पाकिस्तान पर भी असर डाल गया। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया और इम्पोर्ट कॉस्ट में इजाफा हो गया। इसी एरा में ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी असर डाल गया। 1974 के फ्लड्स और लॉकडाउन अटैक ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया। क्रॉप डिस्ट्रॉय होने से फूड शॉर्टेज हुई। भुट्टो ने सोशलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। ये स्टेप इनिशियली तो प्रो वर्कर और प्रो पुअर दिखाया गया, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नेगेटिव हुआ। नेशनलाइज की वजह से प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया। गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव हो गई। इन सब रीजंस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, लेकिन कुछ और भी रीज़न थे भुट्टो के एरा में ग्रोथ ना करने के। भुट्टो ने अपनी पॉलिसीज़ के जरिए पाकिस्तान को अपने बलबूते पर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन नेशनलाइज और सोशलिस्ट पॉलिसी के नतीजे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है उनसे निकलने के लिए इकोनॉमिक एड की ज़रूरत पड़ी। उससे निकलने के लिए उन्हें इंटरनेशनल एड की ज़रूरत थी। भुट्टो ने मिडल ईस्टर्न कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया और लीबिया के साथ करीबी ताल्लुकात डेवलप किए और फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की कोशिश की।
ये कोशिशें कुछ हद तक सक्सेसफुल थी, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। इसी एरा में यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी खराब चल रहे थे। फिर स्टार्ट होता है जनरल ज़िया-उल हक का एरा। इस दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी, ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तान का इंटर होने का कोई तुक नहीं था, बस यूएस एड के लिए। इस वार के दौरान इकोनॉमिक एड भी रिसीव किए गए, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करने में हेल्पफुल साबित हुए। इसका यूज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी यूज़ किया गया। फॉरेन एड की वजह से पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। पोस्ट ज़िया एरा में पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसका एक मेजर रीज़न था यूएस से मिलने वाली एड कम हो गई थी, और इसका भी एक रीज़न था कोल्ड वार का एंड होना। जब यूएस से आने वाली एड कम हो गई, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। इसके दो मेजर इम्पैक्ट हुए। पाकिस्तान की इकोनॉमी 1947 से ही वीक थी और काफ़ी हद तक एड से ही चल रही थी। और हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो चाहते थे पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो और यूएस एड पर डिपेंड ना करे। जब ये एड बंद हुए, पाकिस्तान पर फाइनेंशियल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया। जितने इनकम सोर्स थे उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, और इम्पोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से फॉरेन करेंसी का लॉस बढ़ने लगा। इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करने के लिए और इंटरनेशनल पेमेंट को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। आईएमएफ के लोन ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने में हेल्प की। इन फंड की वजह से पाकिस्तान अपने फिस्कल डिफिसिट और फॉरेन पेमेंट को मैनेज कर सका, करेंसी को स्टेबल रखा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड किए। इससे इकोनॉमी कोलैप्स होने से बची और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया। आईएमएफ लोन से इमीडिएट रिलीफ तो मिला, लेकिन इन पैसों को वापस भी करना होता है, और हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। इससे पाकिस्तान का कर्जा और बढ़ गया। इससे इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डलता है, और यह साइकिल लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और आईएमएफ पर डिपेंडेंसी बढ़ाता है। नवाज शरीफ एरा 1998 में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस सेक्शन की वजह से इंटरनेशनल रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंस है। सबसे पहले G8 कंट्रीज ने पाकिस्तान पर सैंक्शन इम्पोज किए। पाकिस्तान को मिलने वाली फॉरेन एड को बंद किया गया, रेमिटेंस भी स्लो हो गई, पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट भी देना बंद हो गए। इन सब चीज़ों का असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो गई। फिर 9/11 के बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ पावर में आए, फिर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इंटरनेशनल कम्युनिटीज से बहुत ज़्यादा एड मिलने लगी, पाकिस्तान का कर्जा भी कुछ कम हुआ। इससे इकोनॉमी कुछ बेटर हुई और मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई। लेकिन जो फॉरेन एड मिल रहे थे वो प्रोडक्टिव सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चैनल नहीं हो रहे थे। इसी वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं देखने को मिली और फॉरेन एड का पूरी तरीके से फायदा नहीं उठाया गया। मुशर्रफ के एरा में जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली उसका मेन रीजन था फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोऑपरेट किया वार ऑन टेररिज्म में। इस कोऑपरेट के बदले पाकिस्तान को फॉरेन एड तो मिली, लेकिन एक्यूरेट नंबर तो नहीं, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए टेररिस्ट अटैक में। ये एरा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी और टेररिज्म। फिर स्टार्ट होता है PPP का एरा। इस एरा में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों ही कम हुई। इस दौरान इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई थी और 2010 के फ्लड ने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे फूड सिक्योरिटी और लाइवहुड पर बड़ा असर पड़ा। एक आम आदमी अपना बेसिक ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहा था। 20 million people displaced. Currently 6 million people suffering from food shortage. 2.5 million people homeless. इस एरा में भी यूएस एड मिली। यूएस एड ने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी हेल्प भी की, बट करप्शन और पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से एड का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। PMLN गवर्नमेंट, नवाज शरीफ का एरा। इस दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया। नवाज शरीफ के एरा में इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से 6% के दरमियान रही। ये इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में इंप्रेसिव समझी जाती है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे भी कुछ चीज़ें थी। ग्रोथ प्राइमरली कंजप्शन ड्राइवन थी, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ कंज्यूमर के स्पेंडिंग पर डिपेंड करती थी। इस तरह की ग्रोथ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को गारंटी नहीं करती। GDP की तो ग्रोथ हो रही थी,
बट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ नहीं दिख रही थी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिली सेरा में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एनर्जी प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्वादर पोर्ट, ये डेवलपमेंट शामिल है। सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर लिमिटेड इंप्रूव हुए, बट इंडस्ट्री सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा लोन लिया गया था, जो 16 बिलियन से बढ़कर 19 बिलियन हो गया था। डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ, फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर पड़ने लगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू भी सामने आए। देखा जाए तो PMLN के टर्नओवर में ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी अच्छी रही, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए डेट मैनेजमेंट और ट्रेड डिफिसिट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी था। अगर इन इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस किया जाता तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता था। अब स्टार्ट होता है PTI का एरा, नहीं इकोनॉमिक क्राइसिस का एरा। अच्छा, PTI के इकोनॉमिक क्राइसिस को देखने के लिए PMLN गवर्नमेंट के एरा को भी थोड़ा सा देखना होगा। PMLN के दौर में पब्लिक डेब्ट काफ़ी बढ़ गया, जो PQR 17 ट्रिलियन से बढ़कर PQR 24 ट्रिलियन हो गया था। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, बट इनकी पॉलिसीज ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ दी, लेकिन स्ट्रक्चरल वीकनेस को एड्रेस नहीं किया, जो कि मैंने बताया कि डेट रिपिसेंट और डेब्ट मैनेजमेंट वगैरह। फिर PTI ने भी डेब्ट काफ़ी बढ़ा, जो PQR 28 ट्रिलियन से बढ़कर PQR 44 ट्रिलियन हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डेब्ट लिया गया सेरा में। यह कर्जा इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए था, जैसे हाई इन्फ्लेशन रेट और करंट अकाउंट डेफिसिट। PTI गवर्नमेंट को IMF से बेल आउट लेने के लिए भी बहुत टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन बढ़ाना पड़ा, गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडीज को कट करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइस को बढ़ाना पड़ा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेटर भी था। PTI के एरा में जो कर्जा लिया गया था उसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज नहीं किया गया था। इन दोनों के एरा में बहुत ज्यादा कर्जा लिया गया, जिसकी वजह से डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट, लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट काफी बढ़ गई। आज पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है और रुपये की वैल्यूएशन गिर गई है। ये दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बाहर के फैक्टर का रिजल्ट है। पहले एड्स पर इकोनॉमी को चला है, फिर जब जंगें खत्म होती हैं कर्जे लेके इकोनॉमी को चला है, फिर सबने मिलकर करप्शन खेला, इसने करप्शन किया, उसने करप्शन किए, करप्शन की वजह से कंट्री तबाह है। फिर बाद में पता चला हमारा ब्रेन वॉश हो रहा था। फिर पाकिस्तान के करप्शन को मिटाने के ठेकेदार ने सीट संभाली, उसने भी कर्ज लेके इकोनॉमी को चला और उसके टाइम पर भी करप्शन हुई। स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी हमारी इकोनॉमी में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद? प्लीज कमेंट जरूर करना। एक चीज में हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, एज अ पाकिस्तानी बहुत फख्र से कह रहा हूं मैं, पॉपुलेशन ग्रोथ में, और यही रीजन नंबर 2 है एज अ नेशन हमारे पुअर होने का।